नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, नॉर्मेलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute in 1 liter of solution, 1 liter of solution। देखो अभी तक हमने जो भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी उसमें यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की बात करी है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ मोलैलिटी ऐसा था जिसमें हमने 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात की है। ठीक है, मोलैलिटी में हमें टोटल सॉल्यूशन नहीं लेना होता, सिर्फ सॉल्वेंट की अमाउंट लेनी होती है, बाकी सभी में हमें पूरे सॉल्यूशन की अमाउंट लेनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट of solute by total volume of solution, total volume of solution in liter। ठीक है, अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में गिवन हो तो क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट by total volume of solution in ml। और जो ml में गिवन है उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। ये हो गया अगर हमें ml में सॉल्यूशन गिवन हो। अब देखो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या होता है? देखो जैसे मोल होता है, ठीक है, मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इन ग्राम बाय ग्राम मोलर मास। ठीक है, जो मोल्स होते हैं वैसे ही बिल्कुल ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। मोल काउंटिंग यूनिट है, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी एक काउंटिंग यूनिट है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हमें जो मास गिवन है ग्राम में उसको ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, A + 2B मिलके हमें दे रहा है 3C। ठीक है, तो ये जो मोल्स है, A का कितना मोल है? 1 मोल, B का 2 मोल और C के कितने मोल्स है? 3। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं मोल्स की। तो एक ही रिएक्शन के लिए जो अलग अलग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनके मोल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भी इनकी अमाउंट है उसको तो मुझे यूनिटी में लेना है। ठीक है, अगर मेरे पास ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सभी को हमने यूनिटी कर दिया। अब हम ये जो वेट ले रहे हैं इसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। सबका वेट हमने इक्वल कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो ये जो मास हम लेंगे वो बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। और काउंट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी आपको ग्राम में वेट गिवन है उसको ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास आपको कैसे पता चलेगा? ग्राम मोलर मास निकालना भी आता है, मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, मोलर मास जो है ग्राम मोलर मास, ठीक है, उसको अगर हम एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब देखो एक्स फैक्टर क्या होता है। अगर आपको ये एक्स फैक्टर बताना आ जाए तो आप सारी चीज बता सकते हो। ठीक है, अगर आप एक्स फैक्टर निकाल लोगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। मोलर मास तो हमें पता ही होता है, इक्विवेलेंट मास मिलेगा तो हम ग्राम इक्विवेलेंट बता सकते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक्स फैक्टर की हम बात करें, सबसे पहले मान लो हमने बात की फॉर आयंस। ठीक है, एक्स फैक्टर निकालेंगे फॉर आयंस। हमारे पास कोई भी आयन है, मान लो मैग्नीशियम +2, ठीक है, सोडियम +1, या फिर हमने रखा है सल्फेट -2, कार्बोनेट -2। ठीक है, ये चार्ज होता है, हमें पता होता है। ठीक है, जो भी चार्ज हमें गिवन है वही उसका एक्स फैक्टर होगा। तो इसके लिए एक्स फैक्टर हो जाएगा 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 2। ठीक है, एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा? जो भी गिवन है, जो भी आयन पे चार्ज है
वही क्या हो जाएगा एक्स फैक्टर। ठीक है, या फिर हम बात करें किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी हमें फ्री एलिमेंट गिवन है, ठीक है, एलिमेंट गिवन है, मान लो हमारे पास है ऑक्सीजन, तो एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वही उसका एक्स फैक्टर होगा। तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी क्या होती है 2, ठीक है, हमें पता है ना, नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी 2 है, हेलोजन फैमिली की वैलेंसी 1 है, ठीक है, तो नाइट्रोजन गिवन है उसकी वैलेंसी 3 है, एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 3। बेरिलियम है, मान लो बेरिलियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, क्या वैलेंसी होती है इनकी 2। तो ये हो गया एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट, अगर हमें कोई सोल्ट गिवन, ठीक है, फॉर सोल्ट्स, हमें सोल्ट गिवन है, मान लो हमारे पास LiCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई भी सोल्ट ले सकते हैं हम, ठीक है, जैसे पोटाश एलम है। पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, या फिर मान लो हमारे पास है कार्नेलाइट। ये जो सोल्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा था एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट, ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। क्या होता है कार्नेलाइट, KCl MgCl2 6H2O, ठीक है, इस टाइप से कोई सोल्ट हो तो उसका एक्स फैक्टर कैसे काउंट करेंगे, देखो, या तो आप जो भी केटाइंस है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो या नेगेटिव कर लो, ठीक है, दोनों में से एक ही कैलकुलेट करना है, वही क्या हो जाएगा एक्स फैक्टर। जैसे यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा +1, तो एक्स फैक्टर 1 है। यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज कितना है +2, तो एक्स फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1, 2 पे कितना हो गया +2। एल्यूमिनियम पे कितना है, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो 2 पे कितना हो जाएगा +6, तो टोटल एक्स फैक्टर कितना आएगा इसका 8, +2 +6 कितना हो गया 8, ठीक है। कार्नेलाइट में +1, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है +2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3। आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2, यहाँ पे 3 सल्फेट है तो कितना हो जाएगा -6, टोटल कितना हो जाएगा -8, ठीक है। आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो, चाहो तो नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो, वो सेम ही आएगा सोल्ट के लिए, और वही क्या हो जाएगा एक्स फैक्टर। अगर हमें कोई एसिड गिवन हो, जैसे एसिड्स की बात करें, तो उसके लिए एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, जितने भी H+ वो देता है या जितने भी H+ रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसेबल H+, वही क्या हो जाएगा एक्स फैक्टर। HCl के लिए क्या हो जाएगा, एक H+ देता है तो एक्स फैक्टर हो गया 1। H2SO4 के लिए 2, ठीक है, H3PO3, या फिर हम फॉस्फोरस के सारे ऑक्सी एसिड ले लें, जैसे मान लो H3PO2 है या H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 होता है। देखो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, जब भी हमें पता चलेगा कि ये कितने H+ देते हैं। मान लो मैं H3PO4 को ड्रॉ करना है, तो इन सभी में आपको एक तो P डबल बॉन्ड O बनाना है, बाकी जो बच जाए उनको लिख लो। कितने ऑक्सीजन थे 4, एक लग गया 3 बचे, 3 ऑक्सीजन 3 H+, तो आप क्या लगा लोगे 3 OH, ठीक है। H3PO3 में फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो आपने बना लिया, ठीक है, कितने ऑक्सीजन बचे 2, और H कितने 3, तो 2 तो OH बना लो, और एक क्या रह गया H, ठीक है। इसमें H3PO2 में एक तो PO बन गया और एक ऑक्सीजन बचा है, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो एक तो OH बन जाएगा और 2 H डायरेक्ट लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितने H रिप्लेस हो सकते हैं, इनमें देखो जो भी OH बॉन्ड है वो ही H+ डोनेट करेंगे, जो PH बॉन्ड है वो H रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने H रिप्लेस हो सकते हैं, 1 2 3, तो टोटल 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ OH वाले H+ ही रिमूव कर सकते हो, PH बॉन्ड को ब्रेक नहीं करा जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा एक्स फैक्टर 2, इसका 1। अगर आपको बेस गिवन है, कोई भी बेस है, तो
तो उसमें एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो आपके पास है NaOH, कितने OH देगा ये? 1, तो एक्स फैक्टर 1 हो जाएगा। KOH में 1, CaOH2 में 2, ठीक है। तो बेस में कैसे कैलकुलेट करना है? कितने OH ये देता है, एसिड्स में कितने H प्लस देता है, सोल्ट में चाहो तो पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो चाहे नेगेटिव, ठीक है, एक ही करना है दोनों में से, वही क्या हो जाएगा? एक्स फैक्टर। एलिमेंट में जो उसकी वैलेंसी होगी वही एक्स फैक्टर होगा, और आयंस में जो आयन पे चार्ज गिवन है वही उसका एक्स फैक्टर हो जाएगा। अब अगर आपको एक्स फैक्टर मिल गया तो आप क्या कर सकते हो? एक्स फैक्टर अगर आपको पता है और आप उसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, सॉरी मोलर मास को एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास। और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? नॉर्मेलिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, और गिवन क्या है? H2SO4 का मास गिवन है ग्राम में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो अगर हमें ml में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमें मोल्स डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें H2SO4 का मास गिवन है, तो मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का, अमाउंट इन ग्राम बाय ग्राम मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं ना, जो ग्राम में अमाउंट गिवन है उसको ग्राम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। अगर इस अमाउंट को ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? अमाउंट इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास और ग्राम मोलर मास में भी एक रिलेशन होता है कि अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो और हमें ग्राम मोलर मास पता है, तो इसको अगर हम एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम मोलर मास बाय एक्स फैक्टर, ठीक है, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अब ये एक्स फैक्टर को ऊपर ले जाओ, ये हो गया एक्स फैक्टर। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो मोलैरिटी का है क्या? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये, और ये तो यही चीज है, तो इसको हम मोलैरिटी लिख सकते हैं। मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर, ठीक है। अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें और उसको एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अगर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लें उसको एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम कितना है? 5 ग्राम इनटू 1000। ग्राम मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? 98 इनटू वॉल्यूम कितना है? 500, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10/98, और ये लगभग इक्वल आएगा 0.1 के। तो ये तो हो गई मोलैरिटी। अब अगर हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स फैक्टर हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। H2SO4 2H प्लस देता है तो इसका एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा? 2,
ठीक है, तो ये होगी मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 0.1 इंटू एक्स फैक्टर मीन्स 2 इज इक्वल टू 0.2, ये होगी नॉर्मेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। एग्जाम में क्या होता है कि हमें एक कंसंट्रेशन गिवन होती है और दूसरी पूछ ली जाती है। जैसे मान लो हमें बोला कि हमारे पास 2 मोलर सॉल्यूशन है, मींस मोलैरिटी गिवन है, या तो मास परसेंट पूछ लेंगे या मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, इनके डायरेक्ट रिलेशन से। जैसे फर्स्ट रिलेशन है मोलैरिटी एंड मास परसेंट। इनमें देखो क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी इक्वल होती है 10 इंटू पी इंटू डी बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम बी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी क्या है, मास परसेंट। पी है मास परसेंट और डी क्या है, डेंसिटी। और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास जिसको हम ग्राम मोलर मास बोलते हैं, जीएमएम। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है मोलैलिटी एंड मास परसेंट। मोलैलिटी इक्वल होती है 1000 इंटू पी बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 माइनस पी। यहाँ पे वही सारी चीजें, पी क्या है, मास परसेंट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इनमें क्या रिलेशन होता है, मोलैलिटी इक्वल होती है 1000 ऑफ मोलैरिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे एम बी वही है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो कैपिटल एम है वो है मोलैलिटी, सॉरी स्मॉल एम है मोलैलिटी और कैपिटल एम है मोलैरिटी। ठीक है, और डी क्या है, डेंसिटी। फोर्थ रिलेशन है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम बी को सोल्यूट बोल रहे हैं, ए को सॉल्वेंट, इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल होती है 1000 इंटू डी डेंसिटी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, यहां पे x क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और m क्या है, मोलर मास। ठीक है, b क्या है, सोल्यूट, और a क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमें, HNO3 का कोई सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी गिवन है
मास परसेंट गिवन है और मोलैरिटी पूछी है। तो जो फर्स्ट रिलेशन हमने लिखा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 इंटू मास परसेंट इंटू डेंसिटी बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सारी वैल्यूज हमें पता है। मास परसेंट कितना है 63, डेंसिटी कितनी है 1.4, मोलर मास कितना होता है HNO3 का, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये कितना हो गया 63, क्या आ गया आंसर 14, मोलैरिटी कितनी आ गई 14। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें गिवन है मोलैलिटी, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, हमें बताना है मोलैरिटी। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या रिलेशन था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 ऑफ मोलैरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो जो डेंसिटी हमें गिवन है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे पहले ही 1000 लगा दिया, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो पर लीटर आएगा। ठीक है, पर लीटर का मतलब हो गया पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर डेंसिटी हम ml में लेंगे तो हमारी मोलैरिटी अपने आप लीटर में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले 1000 लगा रखा है। अब देखो क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी हमें बतानी है, मोलैरिटी कितनी है 6.5। ठीक है, 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.89 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है KOH, मोलर मास कितना होता है KOH का 39 प्लस 1, हाइड्रोजन का 1, पोटेशियम का 39 और ऑक्सीजन का 16, कितना होगा ये, हो गया ये 56। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 1000 इंटू 1.89 माइनस 6.5 इंटू मोलैरिटी इंटू 56 इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी। ठीक है, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12285 और ये आएगा 364 इंटू एम है यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 1000 एम। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12285 इज इक्वल टू 1000 एम प्लस 364 एम, तो ये क्या हो गया 285। मोलैरिटी को यहीं पे रहने दो, इनका सम कितना हो जाएगा 1364 और ये आंसर क्या आ जाएगा 9। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 9।